मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रखा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अगर मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक कर दे तो हम बहुत आसानी से इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस। अब आप ध्यान देना, मान लेते हैं ये एक प्लेन है एंड एरिया ऑफ दिस प्लेन इज इक्वल टू ए। वैसे तो प्लेन क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, दैट एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। अब B is the strength of magnetic field intensity। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इट रिप्रेजेंट फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यानी कि एक तरह से अगर हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि B नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। ओके, तो इस केस में अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू B इंटू ए, यानी इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? B रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज A। इट मींस द टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया इज इक्वल टू B इंटू A। ओके, अब आप ध्यान दें कि फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A। यूनिट ऑफ B इज टेस्ला and that of area is meter square. It means the unit of magnetic flux is Tesla meter square, or it can also be called as Weber, and the symbol for Weber is WB. तो यहां तो हम बात कर रहे थे कि field lines are normal to the surface. In case when area vector and magnetic field vector they are inclined at some certain angle, मान लेते हैं कि ये जो magnetic field lines हैं they are not normal to the surface. Now in this case the direction of area vector is perpendicular to the surface area of the given surface. Okay, so this will be the direction of area vector और magnetic field का ये direction हमें given है। Angle between them is theta। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है? This magnetic field is not normal to the given surface। लेकिन फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें अलोंग द एरिया वेक्टर, तो दैट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू B cos थीटा। यानी कि एरिया वेक्टर के अलोंग उसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? B cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा B cos थीटा। तो अब हम बोल सकते हैं कि B cos थीटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। B cos theta represent flux density passing per unit area। अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है थ्रू द यूनिट एरिया, तो इस पूरे एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली मल्टीप्लाई बाय एरिया। दैट कैन बी रिटन एज BA cos of theta। Okay, and we know that theta is the angle between area vector and magnetic field. B and A both are vector quantity. Theta is the angle between them. We can express this relation in vector form. अगर इसको हम vector form में express करें तो we can write it as flux is equal to B dot A। In case when we consider a small part, मान लेते हैं कोई surface हमें दिया हुआ और उस surface का हम छोटा सा part consider कर रहे हैं। In such case the flux passing through this surface can be expressed as B dot ds। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर B है और यहां पर ds का जो एरिया एलिमेंट है उसके डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू एनी स्मॉल पोर्शन। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds। दिस इज द फ्लक्स थ्रू एनी ओपन सरफेस। इन केस when we have to find the flux through any closed surface, तो हमें क्या करना पड़ेगा? We can write the flux through the closed surface as integration of B dot ds over a closed surface। हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं surface integral of magnetic field over any closed surface। और इसी तरह का स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान आ रहा हो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आपने पढ़ रखा है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E डॉट ds. Surface integral of electric field over any closed surface represent electric flux through any closed surface and it is equal to Q by epsilon naught. ये किसके इक्वल है? It is equal to Q by epsilon naught. And this is the mathematical statement for Gauss theorem. तो अगर हम मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम की बात करें, इन मैग्नेटिज्म द गॉस थ्योरम मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज B dot ds, integration of B dot ds. The magnetic flux through any closed surface, it must be equal to mu naught times of m. जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट है, मैग्नेटिज्म में वहां पर 1 by mu naught होगा. जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 by एप्सिलॉन नॉट है, वहां मैग्नेटिज्म में mu naught होगा. यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल होगा उनकी पोजीशंस. जैसे हम फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि मैग्नेटिज्म में हम क्या मेंशन करते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ओके, आप दोनों के रिलेशंस को अगर चेक करेंगे तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट है वहां पर 1 by म्यू नॉट है, जहां पर 1 by एप्सिलॉन नॉट है वहां पर म्यू नॉट होगा मैग्नेटिज्म में. तो यहां पर इस रिलेशन में हमें नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q by epsilon naught. Therefore the flux, magnetic flux through any closed surface, it must be equal to mu naught times of m. यहां पर जो m है it represent pole strength. जैसा हमने डाइपोल के केस में डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ पोल का जो रोल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज का होता है, जो साउथ पोल का जो रोल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नेगेटिव चार्ज का होता है. तो ये Q by epsilon naught है, तो वहां पर पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, तो यहां पर ये रिलेशन आएगा. बट इन मैग्नेटिज्म द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि फ्लक्स हमेशा कितना होगा? 0 होगा. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0. एक बार इसके बारे में विचार करें कि व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये 0 नहीं होता, इट इज इक्वल टू Q by epsilon naught. द रीजन इज दैट कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेटिज्म में आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल दे कैन नेवर एग्जिस्ट. यानी कि वो जब भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. अगर वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो नेट अमाउंट ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि किसी क्लोज सरफेस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस. इन सच केस द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द टू चार्जेस आर इन पेयर एंड देयर नेट चार्ज इज इक्वल टू 0. जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो फ्लक्स कितना आता है? 0 आता है. और जब हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म के केस में नॉर्थ और साउथ पोल आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ओके, तो उनका जो नेट पोल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? 0 होगी. तो पोल स्ट्रेंथ 0 होने के कारण क्या हो जाएगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0. अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, जबकि मैग्नेटिज्म के केस में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप. मान लेते हैं कोई एक सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सरफेस हमने ड्रॉ किया. ओके, अब अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल के नॉर्थ पोल को अंदर रख दें, साउथ पोल को इधर रख दें, इन सच केस हमें नजर आ रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ एक पोल है, तो फ्लक्स 0 नहीं होना चाहिए. लेकिन अब आप ध्यान देना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप. आउटसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बाहर निकल रही है सरफेस से, वो वापस इस सरफेस में एंटर कर रही है बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप. तो हम बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो इस सरफेस से पास हो रहा है वो कितना है? 0. तो आपको ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म. फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, तो ये दोनों को कंपेयर कर भी हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इट्स यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज
वेबर। कई बार क्वेश्चन बनता है, हमारे दिमाग में होना चाहिए टेस्ला मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 वेबर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर देखते ही हम तुरंत क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन यह है वेबर पर मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू टेस्ला एंड टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। ओके, थैंक यू।